चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब बातें बंद करिए अपने। सो बायट-सैवर्ट लॉ, अब यहां पर हम लोग 4.5 टाइटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बायट-सैवर्ट लॉ, ये 2 दिन चलेगा ऑलमोस्ट। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरीली यहां पर 2 पार्ट्स में ये बेस्ड है। एक है बायट-सैवर्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन और दूसरा है आपका बायट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन। ये पहले 2 पार्ट्स में बेस्ड है। एप्लीकेशन का पार्ट आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ना। उसमें 3 हमको सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। कौन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर। ठीक है, तीनों बड़े बड़े डेरिवेशंस इसमें आने वाले हैं, है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो इसके जो डेरिवेशंस है वो सब चीज़ों को आपको अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, बायट-सैवर्ट लॉ एज पर मैं बोलूँगा मेरे के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस क्या है बोर्ड एग्जाम में, है ना। बोर्ड एग्जाम में आपका ये वाला पार्ट एक्सप्लेनेशन उसका इक्वेशन का, है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा अगर कहूँगा मैं डायरेक्टली अगर जाऊँगा तो फिर ये वाला पार्ट। ओके, ये बिल्कुल जैसा देखो, आपको याद है कुलम्स लॉ और गॉस थ्योरम का एक था। कुछ चीज़ें हम कुलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, कुछ चीज़ों की वैल्यू, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर कुलम्स लॉ से निकल जाता है, मगर उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वहीं गॉस थ्योरम से वो बहुत इजीली निकल जाता है ना। वैसा ही रिलेशन यहाँ पर आपका बायट-सैवर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ में वैसा ही रिलेशन है। कुछ चीज़ें हम बायट-सैवर्ट लॉ लगा के करेंगे सॉल्व, और हम लोग ये नोटिस करेंगे कि भैया इससे हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आ रही है, बहुत लेंदी प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। और वहीं अगर मैं देखूंगा कि वो मैं बायट-सैवर्ट लॉ के बजाय एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करूं तो वो वैल्यू बहुत तेज़ी से अच्छे से इजीली आ जा रही है ना। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम इसका बायट-सैवर्ट लॉ का पर्पस क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। देखो यहाँ हम लोग कहेंगे कि इट इज़ यूज्ड to determine magnetic field strength due to a current element, magnetic field strength due to a current element। इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पता लगाना ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वायर है जो करंट I कैरी कर रहा है। कंसिडर अ वायर विच इज कैरिंग करंट I इन अ सर्टेन डायरेक्शन। ओके, फिर उसके बाद इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं आप, वायर का छोटा सा हिस्सा जिसकी लंबाई है dl, जिसकी लंबाई क्या है dl। तो I इंटू dl, इतने पूरे पार्ट को अपन करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। I इंटू dl, इतने पूरे पार्ट को हम लोग क्या जानते हैं? करंट एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? अब बात ऐसी है, करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इट इज, इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसका करंट एलिमेंट माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट का कंसेप्ट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग पूरा अच्छे से। हमारा पहला सब टॉपिक दैट इज आपका बायट-सैवर्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ। चलिए 4.5.1 बायट-सैवर्ट लॉ एक्सप्लेनेशन, बायट-सैवर्ट लॉ एक्सप्लेनेशन। मैंने एक इमेजिन करा वायर दैट मे बी इनफाइनाइटली लॉन्ग, जो करंट I कैरी कर रहा है। उसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका लंबाई सपोज करो dl है। एक वायर कंसिडर किया
कंसिडर अ वायर कैरिंग करंट I, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया मैंने, दैट इज DL। ओके, मुझे इस करंट एलिमेंट के वजह से पॉइंट P जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पे है, ये पॉइंट P जो कि कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस, एंड द करंट एलिमेंट इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। मुझको यहां पर इस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो पता लगाना है। बात समझ में आ रही है आपको? इस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी वो पता लगाना है। तो पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये कुछ बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट एलिमेंट, या चलो मैं एलिमेंट को अलग लेता हूं, द वैल्यू ऑफ करंट। दूसरी बात, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। जो तुमने वायर का टुकड़ा चुना है जिसके वजह से तुम मैग्नेटिक फील्ड की ताकत तुम पता लगा रहे हो, इस वायर के टुकड़े की लंबाई कितनी है, DL की वैल्यू कितनी है। ठीक है। तीसरी बात देखा गया कि भैया वो साथ ही साथ डिपेंड करता है साइन थीटा की वैल्यू पर। तीसरी बात, वो साइन थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और चौथी बात वो देखा गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आया समझ में? चार चीजों को वो प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी चीजें है ना? I, DL, साइन थीटा, इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और R स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर क्यों ना मैं इनको सबको एक साथ में लिख डालूं, dB इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दैट करेंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। फिर यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी से K, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगी से K। एक चीज मैं बता दूं कि इन CGS सिस्टम K की जो वैल्यू होती है वो 1 यूनिट होती है। CGS सिस्टम में 1 यूनिट होती है आपके K की वैल्यू। और उस सिचुएशन में फिर dB इज इक्वल्स टू IDL साइन थीटा, IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट इसका गॉस में होगा। यूनिट काय में होगा? गॉस में होगा। तो IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट काय में होगा बेटा? गॉस में होगा। बात समझ में आ रहेगा? इक्वेशन ये आपकी ऐसी बन रही CGS सिस्टम में, है ना? K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। और CGS सिस्टम में फिर हम लोग सिर्फ इक्वेशन को कैसा लिखते हैं? IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट उसका काय में आएगा? गॉस में आएगा। वेयर एज इन SI सिस्टम, मैं एक काम करता हूँ, इधर ही लिखता हूँ, पूरा बिठा देता हूँ इधर का, क्योंकि और भी चीजें लिखना है इसके अंदर। इधर का हो चुका है ना, नोट करना आपका। So whereas in SI system, अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो whereas in SI system, तो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, या फिर मैं बोलूंगा K की जो वैल्यू है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इसी वजह से dB इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। dB की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। आई बात समझ में आपको, है ना? तो ये dB की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राइमरीली इक्वेशन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। वेयर, जहां पर म्यू नॉट, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे म्यू नॉट जो है
ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का, जिसकी वैल्यू एयर के लिए होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। जिसका एयर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, और म्यू नॉट के ही अदर यूनिट्स जो है, इसके अलावा और भी कुछ यूनिट्स होते हैं म्यू नॉट के, जैसे कि एक होता है हेनरी मीटर, हेनरी पर मीटर, जैसे कि, और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। ये और भी कुछ अदर यूनिट्स है इसके। आई बात समझ के? ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, अगर इस इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखते हैं? तो वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को ऐसा लिखा जाता है, देखो क्या क्या वेक्टर हैं यहाँ पर। dB वेक्टर है, dl क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, आइडियल भी है वेक्टर क्वांटिटी, मगर dl की डायरेक्शन होती है मीन, करंट तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो dl एक वेक्टर क्वांटिटी है, r एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो भैया जब मैं वेक्टर क्वांटिटी में लिखूंगा तो dB वेक्टर dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। देखो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये थोड़ा मैं साइड में ले रहा हूँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप लिख सकता हूँ। अच्छा एक बात बता, a इंटू बी साइन थीटा, इसको आप क्या लिख सकते, a क्रॉस वेक्टर b लिख सकते, a क्रॉस वेक्टर b। तो अब अगर ऐसा है कि ए बी साइन थीटा को वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b लिख सकते हो आप, तो जाहिर बात है dl इंटू आर कैप साइन थीटा, dl इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप साइन थीटा, है ना, इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर dl क्रॉस आर कैप लिख सकता हूं, कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो मैं यहां पर जब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो वो आता है वेक्टर dl क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, वेक्टर db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन आर क्यूब, जहां पर आपका आर कैप जो है वेक्टर r अपॉन r है, क्योंकि आर कैप को क्या लिख सकते हैं आप, वेक्टर r अपॉन r, ये लिख सकते हैं ना आर कैप को। तो इसीलिए मैं यहां लिखूंगा वेक्टर r अपॉन r, जिसमें r स्क्वायर का क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, लिखिए फिर। ये था वेक्टर फॉर्म में। देखो हालांकि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट के लिए था सिर्फ, है ना, बायोट-सैवर्ट लॉ मैंने कहा कि ये सिर्फ क्या है, करंट एलिमेंट पे लागू, मगर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ करंट एलिमेंट पे लागू है। बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद से आप सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं मालूम कर सकते, उसके अलावा अगर उसको मैं इंटीग्रेट करूँ, प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करूँ, तो मैं बड़े बड़े जो शेप है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग एक वायर है लंबा सा, एक सर्कुलर लूप है, या आगे जाके पता चलेगा आपका हेलिकल कॉइल्स है, उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ तक लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो आपने अभी ये पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ओवरऑल फॉर्मूला आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट का फॉर्मूला है। वंस अगेन फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वंस अगेन फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आगे की ऐसी है, देखो नेक्स्ट बात ये ऐसी है कि अब हम ये तो पता लगा लिए कि उस करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी, मगर उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे।
तो इसके 2-3 तरीके हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले एक आता है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ओके। पाम राइट हैंड ऐसा पूरा ऐसा स्ट्रेच करना है। अब देखो ये जो आपका अंगूठा रहेगा राइट हैंड पाम रूल में, ये जो अंगूठा रहेगा इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो फिंगर्स रहेंगी इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। और ये जो पाम है, ये हथेली जो है, दिस विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग ने कहा कि देखो हमारे पास देखो तो हम जो देखने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लीज फोकस ओवर हियर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। मान लो कि ये करंट एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है जो फिलहाल करंट इस तरह से ऊपर की तरफ कैरी कर रहा है। ये करंट एलिमेंट है जो करंट ऊपर की तरफ कैरी कर रहा है। मुझे पता लगाना है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करूंगा, अंगूठा मेरा अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फिंगर्स मेरे अलाइन होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, और अब बची क्या, ये हथेली पाम, ये अलाइन बताएगा मुझे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ डायरेक्टेड है, कि भैया इस एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अंदर के तरफ होगा। अब जैसे ये देखो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, देखो अब अगर सपोज करो ये वायर इधर जा रहे हैं, करंट ऐसा जा रहा है ना, ओके, और मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ता हूं, मैं ऊपर पूछता हूं कि भाई इधर बता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, हाथ को ऐसा स्ट्रेच करूंगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, ये फिंगर्स आर के डायरेक्शन है ना, पोजीशन वेक्टर, और हथेली किधर आ रही है, अब आपकी तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। अचानक से मैं बोलूंगा ठीक है चलो भाई एक इमेजिन कर लो थोड़ी देर के लिए, एक वायर है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट लेके जा रहा है, एक वायर है जो करंट कहां से कहां ले जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। उसके ईस्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसके ईस्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जरा बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब ये एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तुम कैसे करेंगे, पहले कमरे को इमेजिन करना, हमेशा सामने वाले हिस्से को नॉर्थ पकड़ के चलना और पीछे वाले हिस्से को साउथ, है ना। भले ही वो ज्योग्राफिकली रॉन्ग होगा मगर अपने को थोड़ी देखना है कि ज्योग्राफी के हिसाब से सही हो। तो अब जैसे ये सामने वाला कमरे का हिस्सा क्या है, नॉर्थ है, पीछे वाला हिस्सा क्या है, साउथ है। उसने बोला एक सर्टेन पॉइंट कहां पर है, ईस्ट में। देखो जब आप ऐसा खड़े होंगे तो राइट हैंड वाला आपका ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड वाला आपका वेस्ट होगा, है ना। तो आपका जो करंट है नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, है ना, और आपको ईस्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है और पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा। सबसे पहले राइट हैंड को स्ट्रेच करो, है ना, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो, ओके। तो आप लोग नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो आपके पीछे तरफ जा रहा हो, तो आप करंट की डायरेक्शन में रखो, आप ऐसा इस तरह से, है ना, आप ऐसा रख सकते, है ना, करंट पीछे जा रहा साउथ में। अच्छा पोजीशन वेक्टर कहाँ बोला था मैंने, ईस्ट में, तो ये है ईस्ट वाला पॉइंट, है ना। तो ईस्ट वाले पॉइंट पे फिंगर्स मेरी बाय चांस उधर ही चाहिए, ईस्ट में। हथेली किधर आ रही, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स, है ना। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट अपवर्ड्स है तो देखो अगर कोई पॉइंट ऊपर है, और मैंने कहा कि भैया अगर करंट नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो वायर के ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहाँ के डायरेक्शन क्या होगी, तो आप उसको ऐसा लेंगे, और यार इधर वेस्टवर्ड्स। आया समझ में आपको। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉड्यूल में, वो क्वेश्चंस है, मैंने मॉड्यूल अपलोड कर दिया है, तो मॉड्यूल में वो क्वेश्चंस है, ऐसे इस टाइप की प्रैक्टिस करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई बात समझ में आपको।
तो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं? बाय राइट हैंड पाम रूल, है ना, जिसमें अगर मैं कोशिश करूं थोड़ा सा बनाने की, जैसे कुछ इस तरह से अंगूठा होगा और यहां फिंगर्स होंगे इस तरह से, है ना, तो देखो ये जो है डायरेक्शन ऑफ करंट इंडिकेट करता है। अबे क्या हुआ रे, है ना, क्या दिख रहा? शेर का पंजा दिख रहा? क्या पैर दिख रहा हो? बंदर का हाथ दिख रहा हो? बोले चलो इधर ध्यान दो। तो भैया ये इस तरह से पोजीशन वेक्टर इधर आएगा और अंदर की तरफ आएगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके अलावा भी एक अगर कंप्लीट लूप ऑफ वायर है, अगर कोई, इधर ध्यान दो, अगर कोई कंप्लीट लूप ऑफ वायर है, कंप्लीट लूप ऑफ वायर है, तो उसके लिए एक और रूल आता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या कैसा? मैं एक मिनट, तुम बाहर चले जाओ, वहां बात कर लो जितनी बार जी भर करना है, फिर आके बैठना। क्लास में बैठे ना। राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो एक है राइट हैंड थंब रूल। अब देखो राइट हैंड थंब रूल कैसा है कि अगर सपोज करो कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, एक क्या है? सर्कुलर लूप है, जो करंट आई इस तरह से कैरी कर रहा है, करंट आई इस तरह से कैरी कर रहा है। देखो सर्कुलर लूप, करंट आई कैरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? तो जिस तरफ थंब का डायरेक्शन है, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरह से ऊपर के तरफ डायरेक्टेड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऊपर के तरफ डायरेक्टेड होती है। आई बार समझ में आपको, है ना, राइट हैंड थंब रूल। दिस इज हमारे को, ये दो तरह से हम डायरेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट पार्ट के तरफ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। सब जितना भी देना है सब दे के रख दो उसको अभी एक बार, जो भी लेना है अभी एक बार में लेके आओ, उसके बाद चूना चा, आवाज बिल्कुल नहीं आना दे। चल नेक्स्ट, एक शख्स मालूम इतना फुल मस्ती में रहता, जैसी पलटता और जैसी ऐसी पलटो मुंडी डाल के नीचे, इतना शरीफ बन जाता वो। चल, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ ना। वो नालायक खुद तो डूबेगा ही डूबेगा और दूसरों को भी साथ में लेकर डूबेगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ में हमें क्या पढ़ना है कि अभी अभी हमने देखा कि बायोट-सैवर्ट लॉ के अंदर हमने ये देखा कि एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कैलकुलेट कर सकते हो। मगर जैसे मैंने कहा कि ये यूज सिर्फ एक छोटे से करंट एलिमेंट तक सीमित नहीं है, आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो ड्यू टू अलग अलग वायर, शेप ऑफ वायर्स के लिए। तो उसमें हम लोग जो है एक एक करके एप्लीकेशन में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। जिसमें सबसे पहला वाला आएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying wire, magnetic field due to straight current carrying wire। ठीक है, तो इसमें हम लोग इमेजिन करेंगे एक बहुत बड़ा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इमेजिन करूंगा मैं, जो ऊपर से भी नीचे से भी पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है।
और वो करंट आई कैरी कर रहा है अपवर्ड्स, करंट आई कैरी कर रहा है अपवर्ड्स, ठीक है। और इसमें मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ऑफ लेंथ dl, और मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, से पॉइंट P जो कि डिस्टेंस स्मॉल r पे है। इस छोटे से एलिमेंट के वजह से आपको वहां पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो पता लगाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये देखता हूं एलिमेंट का और रेडियस वेक्टर का जो एंगल है वो कितना है, थीटा, और इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं यहां एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाता हूं, ठीक है। तो मैंने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, कैपिटल R करके यहां पे आ रहा है। फिर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट P। तो आप कहेंगे वो तो बहुत आसान है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। नोट्स में, मतलब नोट्स में नहीं, एक्चुअली स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में पहले उस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, फिर बाद में उसी फॉर्मूले को उसने क्या किया, इस स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, फिर आगे बढ़ा। तो ज़बरदस्ती का वो, मेरे को ऐसा लगा कि प्रोसीजर ज़बरदस्ती का लंबा हुआ है। हम ऑलरेडी ये स्केलर फॉर्म के फॉर्मूले जानते हैं, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो हम डायरेक्टली मैंने इस पर जंप किया। तो ठीक है, आप उसको फर्स्ट पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है। और अगर मैं बोलूँगा राइट हैंड पाम रूल की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, तो वो नॉर्मली इनवर्ड्स आएगा। ओके, चलो ठीक है। अब ऐसा है कि ये वायर ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो उसका जो लिमिट आएगा, लोअर लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी, अपर लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को, या ऐसे उसमें जब आप लिमिट्स लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो आप इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं कर सकते, तो ओवरऑल आंसर इन्फाइनिटी जाने वाला है। ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या किया जाता है, पहले आधे टुकड़े के लिए सॉल्व किया जाता है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या होगा, ये वायर जैसे यहां से पकड़ूंगा अगर मैं, ये अपर हाफ ऑफ द वायर है, ये क्या है, अपर हाफ ऑफ द वायर। ये एलिमेंट जब यहां होगा, ये एलिमेंट जब यहां होगा मान लो, तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0। और जब ये एलिमेंट ऊपर होगा, सबसे आखिर में होगा, तब उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये इसका डिस्टेंस जो है यहां से कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो मैं ये जो देख रहा हूं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की ताकत सिर्फ अपर हाफ ऑफ द वायर, अपर हाफ ऑफ द वायर के लिए कैलकुलेट कर लूं, बात समझ रहे क्या आप। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत मैं सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, अपर हाफ ऑफ द वायर, उसके लिए कैलकुलेट कर दूं, तो तुमको नहीं लगता लोअर हाफ ऑफ द वायर की वैल्यू भी सेम ही होने वाली है। क्योंकि भैया ये पॉइंट P देखो ना, है ना, आप इधर है, करंट ऊपर जा रहा है, अगर मैं देखूंगा अपर हाफ, ये जो डिस्टेंस है वो सब क्या है, सबका सेम रहने वाला है, और यहाँ से लोअर हाफ के सारे एलिमेंट्स का डिस्टेंस भी सेम रहने वाला है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा जस्ट इसके ऊपर का एक डिस्टेंस पकड़ ले, एलिमेंट पकड़ लेता हूँ, मान लो ये, इस एलिमेंट के सेंटर का और यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा, x। इसी तरह से एक एलिमेंट के नीचे का पकड़ लेता हूँ मैं, तो नहीं टुकड़ा, मैं बोलूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, x। और अगर मान लो उसके ऊपर का एलिमेंट पकड़ लेता हूँ मैं, इसके ऊपर का एलिमेंट पकड़ लेता हूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या रहेगा, मान लो x1, तो फिर ये वाले एलिमेंट का डिस्टेंस क्या रहेगा, तो वो बोले वो भी x1 रहेगा, है ना। एंगल फैंगल करंट फरंट सब सेम है। इवन आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसे आने वाला है, सेम, है ना। इसकी वजह से भी इधर रहेगा, इसकी वजह से भी इधर ही रहेगा। तो मतलब चाहे आप अपर हाफ कर लो या चाहे आप लोअर हाफ कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कैसे रहने वाली है, सेम। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि मैं पहले अपर हाफ के लिए क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पता लगा लूंगा, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो अपर हाफ एज वेल एज
लोअर हाफ दोनों का हो जाएगा, यानी पूरे के पूरे वायर का हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो फिर ओके, मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि मैं बोलूँगा कि मैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जो निकालूंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपर हाफ के लिए निकालूंगा। तो इसे मैं इंटीग्रेट करूंगा डीबी को, मगर सिर्फ याद रखूंगा मुझे किस चीज़ के लिए इंटीग्रेट करना है, अपर हाफ के लिए। ठीक है, डीबी की वैल्यू डालूंगा। डीबी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि डीएल सबसे नज़दीकी डिस्टेंस, अगर ये मान लो कि ये आपका ओरिजिन है, ये जो भी कहा जाएगा ये ओरिजिन है, यहाँ से पकड़ रहे, तो डीएल का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, तो बोले 0 हो सकता है। और डीएल का मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन कितना हो सकता है, आपका इन्फिनिटी हो सकता है। तो मैं इस वायर की लंबाई को डीएल को इंटीग्रेट करने वाला हूँ, 0 से लेकर कहाँ तक, आपके इन्फिनिटी तक इस डीएल की लंबाई को इंटीग्रेट करने वाला हूँ। चलो ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें डाले, मैंने जो लिमिट डाला है, मैंने जो लिमिट्स डाला है, तो बोले ये लेंथ की आपने ये वाले पार्ट की लेंथ की डाले लिमिट्स, और ये पार्ट तो वहाँ पर है भी नहीं फॉर्मूले, फिर भी आपने लिमिट डाल दिए। तो देखो अब कैसे चीज़ें आने वाली है आगे। तो फिर आगे जब मैं लिखूँगा बी अपर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर ले लो। ओके, म्यू नॉट आई को भी ले लेता हूँ, पर मैं 4 पाई को मैंने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन में बचा 0 टू इन्फिनिटी, क्या बच गया, डीएल साइन थीटा अपॉन जस्ट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब मान के चलो, अब देखो यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है एलिमेंट की, वो मान के चलो कितनी है, एल है। एलिमेंट की जो दूरी है इस जगह से, इस पॉइंट ओ से, जो सेंटर माना जा रहा है हमारे अभी एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का, उसकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, एल है। याद होगा अपन ने कई बार देखे, अगर ये dx लेता तो इसको क्या लेता पड़ता था, x। तो ये dl लिया है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, डिस्टेंस को l। आपको नहीं लगता यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है ना? मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बट आपका l स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर, है ना? बोले बिल्कुल सही, ये आपका कैपिटल R स्क्वायर प्लस ये इसके बराबर हो जाएगा। ओके, ऑल्सो देखो ये एंगल कितना होगा बेटा, ये थीटा है तो ये कितना होगा, तुमको नहीं लगता 180 माइनस थीटा हो, या जिसको मैं लिखूंगा पाई माइनस थीटा लिखूंगा, साइन ऑफ, है ना, पाई माइनस थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा के बराबर होती है, यानी कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा के बराबर होती है ना? आपको याद होगा ऐड शुगर टू कॉफी मेथड, ऐड शुगर टू कॉफी मेथड कराया था ना मैंने आपको, तो उसमें साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, पहले तो देखो भाई 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का हुआ, सेकंड। ऐड शुगर, शुगर का एस यानी साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन फंक्शन। ठीक है, ये साइन फंक्शन है तो इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। 180 माइनस थीटा यानी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 2, 90 का मल्टीपल अगर एक इवन नंबर रहा तो साइन टर्म एज इट इज रहता है। तो इसी कारण से हमने देखा कि साइन 180 माइनस थीटा को आप साइन थीटा लिख सकते हैं, या फिर साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं आप, है ना? तो मैं इतना कहूंगा कि साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर मैं बोलूंगा देखो यार साइन पाई माइनस थीटा ये तो एंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, और अगर मैं साइन पाई माइनस थीटा करता हूं, साइन पाई माइनस थीटा करता हूं, तो वो होगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, जिसको मैं ये भी कह सकता हूं कि कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आया ना? अरे भैया ये है ना, अपन ने लिखे आर स्क्वायर को एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं, तो स्मॉल आर को अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं। मगर अभी थोड़ी देर पहले लिखे है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा वो तो भैया साइन थीटा के बराबर है। अब ये सारी बातें आप यहां डाल दोगे, ये सारी बातें आप यहां डाल दोगे, तो फिर मैं लिखूंगा देखो बी अपर पार्ट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी एल, और लेंथ की वैल्यू 0 से बढ़ने वाली है इन्फिनिटी तक, साइन थीटा की वैल्यू डालूंगा मैं आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय
एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, जो कुल मिला के ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर बी अपर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कैपिटल आर इंटू डी एल, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, रेज टू पावर 3/2। ओके, एक अच्छी बात आपको मैं बता दूं, इसके आगे का स्टेट बोर्ड में ही हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन है जो आपके लेवल पे 11-12 के लेवल पे पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, है ना। तो इसके बाद उसने डायरेक्ट बता दिया कि भैया ये जो आप देख रहे हैं डी एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस रेज टू पावर 3/2, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्टली स्टेटेड है स्टेट बोर्ड में, क्योंकि भैया इसका जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो थोड़ा 11-12 के लेवल से थोड़ा हायर है ना। फिर भी उसने आप कहा जाएगा स्टेट बोर्ड में ये उसका तरीका बताया है उसने टेक्स्ट बुक में, एक छोटे से बॉक्स में बताया हुआ है कि भैया ये एक्चुअल में इस तरीके से सॉल्व किया गया है, बट उसमें साफ मेंशन है कि ये यूज़ मत करना क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल का पार्ट है वो, उसमें कुछ चीज़ों को इमेजिनेशन के थ्रू किया गया है सॉल्व। तो खैर ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला है अपर पार्ट के लिए बी अपर इज इक्वल्स टू, मैं कहूँगा ये क्या आएगा, वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू कैपिटल आर। तो ये अपर पार्ट के वजह से जो वायर का जो अपर पोर्शन है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मगर ये तो सिर्फ अपर पार्ट के लिए, सेम एज इट इज किसका होगा, लोअर पार्ट का। तो भैया अगर मैं बोलूँगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 2 इंटू, है ना, या बी अपर प्लस बी लोअर, बी अपर और बी लोअर कैसे है, सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय बी अपर। ये पहला पार्ट हो गया था लिखना आपका। देखो इधर, therefore मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एंटायर वायर, पूरे वायर का जिस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय बी अपर, 2 मल्टीप्लाई बाय बी अपर। therefore B is equals to 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट आई अपॉन आपका 4 पाई आर, जहां पर आर याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका वायर का, जो कि कुल मिला के हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। आपके पूरा वायर अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत होगी उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वंस अगेन प्लीज बोलिए मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वंस अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वंस अगेन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और जहां पर आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर क्या है वहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई बात समझ में, ठीक है। अगर इसने पूछ लिया सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या रहेगा, तो ये अपर वाला पार्ट है ना, तो 4 पाई आर वाला सेमी इनफाइनाइट यानी से ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा। फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आया समझ में, लिखो ये। Be fast in writing.
राइट साइड का हो गया कि लिखना सभी का? देखो ये जो वायर था ये इनफाइनाइटली लॉन्ग था, काफ़ी ज़्यादा लंबा था। अब इसमें अगर फाइनाइट वायर रहा तो क्या सिचुएशन रहेगी, है ना, फॉर द फाइनाइट वायर। क्या हो गया मसला? सीधा बैठो, आप तमीज से बैठो, क्लास में बैठे हैं। देखिए, you can start with as note for a current carrying wire, for a current carrying wire of finite length, for a current carrying wire, तेरे हाव भाव ऐसे लग रहा है तो बहुत जल्द टर्मिनेट होने वाला है, तो बार बार बोल रहे चैन से बैठ, सुकून से बैठ, पुचक 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 चालू चलते रहता उधर। फिर फॉर अ करंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, देखो भैया ये वायर जो है इट इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, एक करंट आई कैरी कर रहा है मान लीजिए ऊपर की तरफ, और आपने इसमें एक कंसिडर किया पॉइंट P, और इस पॉइंट P ने मान लो लोअर एंड के साथ एंगल बनाया है φ1, अपर एंड के साथ बनाया है एंगल φ2, और अगर मैं ये एंगल देखूं तो बीटा, और ये एंगल अगर देखूं तो अल्फा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका? r है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका? r है। तो इन दैट सिचुएशन B का वैल्यू क्या रहेगा? B विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। और अगर मैं और कोई दूसरा तरीका पूछूं आपसे, या दूसरा कोई एंगल पूछूं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। कुछ याद आया कि ऐसा कुछ पहले भी देखा जैसा लग रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इफ़ यू रिमेंबर मैं उस वक्त बताया था कि ऐसे ही कुछ आने वाला है आपको आगे जाके, है ना। वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, लैम्बडा बाई आर था, है ना, साइन 5 बाई प्लस साइन वही φ1 प्लस साइन φ2, और यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, लैम्बडा के जगह आई है ना, बस इतना फर्क हो जाता है। अब अगर सपोज करो इफ सेकेंड वाला पॉइंट जो बोलना चाहता हूं मैं, φ1 इज इक्वल टू φ2, मान लो वो जो पॉइंट P है फाइनाइट वायर के बीचों बीच आया हुआ है, तो φ1 और φ2 की एंगल कैसे हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, जिसको सिर्फ φ भी बोले तो चलेगा। हाँ, तो फिर अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, I अपॉन R 2 साइन फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय R 2 साइन फाई। और अगर सपोज करो मैं ऐसा इमेजिन करूं कि भैया ये मेरा वायर है जो करंट I कैरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस वायर के एक्सिस पर एक पॉइंट P लिया है डिस्टेंस स्मॉल r, ऐसे इसमें कोई आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर के अतराफ सर्कुलेटिंग नेचर में होता है, उसके एक्सिस पे कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, लिख लो। magnetic field produced by circular arc of
wire, magnetic field produced by circular arc of wire. सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, अगला वाला। एक सर्कुलर आर्क ऑफ वायर इमेजिन करूंगा, ए से लेकर बी इसका नाम है, विच कैरीज करंट आई, जो कैरी कर रहा है करंट आई, ठीक है। और मैं इमेजिन करूंगा कि सर्कुलर आर्क ने सेंटर ओ के साथ एंगल थीटा सबटेंड किया गया है, और ये जो डिस्टेंस है सर्कुलर आर्क का, जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्योंकि करंट इसमें सर्कुलेटिंग इन नेचर में है, तो देखो ये ऐसा, मैं उसको फोल्ड करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। रैंडमली अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करूँ ऑफ लेंथ dl, और मैं कहूँ कि उस dl, देखो कोई भी एलिमेंट लोगे इस सरकमफरेंस पे ही आएगा, और हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, कैपिटल आर ही रहेगा। तो रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर करूं और मैं कहूं उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी, वही फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, अब इस बार डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब देखो यहां पे जो थीटा होता है विच इज द एंगल बिटवीन वेक्टर डी एल एंड वेक्टर आर, है ना, वो क्या है 90 डिग्री रहेगा। देखो dl का डायरेक्शन कैसा आएगा, टेंजेंशियली, ऐसा टेंजेंशियली आउटवर्ड, और r रेडियली आउटवर्ड्स बोलेंगे हम लोग, नहीं रेडियली इनवर्ड्स इधर सेंटर पे, है ना, ये पॉइंट पे निकालना है। जैसे ये एलिमेंट पकड़ूंगा तो dl इस तरफ जा रहा आइडियल, और वेक्टर r इधर आ रहा, तो इनके बीच का कोई भी हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ थीटा हमेशा कैसा है, 90 डिग्री पे है, सिंस वेक्टर dl इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा बंद हो जाएगा ना, साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो अब ऐसा है कि ठीक है, ये छोटे से एलिमेंट की बात चल रही है। अगर पूरा वायर जो कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ए से बी तक के फैला हुआ है, उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ताकत पता लगानी है, तो मुझे इस चीज़ का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का, ठीक है, और आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर से, या फिर जिसको मैं कहूँगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को मैं ज़रा बाहर ले लेता हूँ, सिर्फ क्या रहेगा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट रहेगी, अभी फिलहाल मैं रैंडम लिमिट डाल देता हूँ ए से लेकर बी, इसको ए से लेकर बी तक के फैलाना है, ठीक है। अब dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, r इंटू डी थीटा। बोले कैसे, मान लो इस एलिमेंट ने इस सेंटर के साथ डी थीटा एंगल सबटेंड किया है। इस एलिमेंट जिसकी लंबाई dl है, इसे सेंटर ऑफ द आर्क के साथ डी थीटा एंगल सबटेंड किया है। तो मैं ये बात जानता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ dl को आप क्या लिख सकते हैं, r इंटू डी थीटा। ये dl को लिखा जा सकता है। अगर dl को आप ये फैक्ट लिख सकते हैं, dl इज इक्वल r इंटू डी थीटा लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बदल जाएगा। तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन r इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, r इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ऑफकोर्स ये r और ये r कट जाएगा,
पिछली बार किसको इंटीग्रेट करना था आपको? डीएल को। अब इस बार किसको इंटीग्रेट करना है? डी थीटा को, है ना, क्योंकि हमें अक्सर आर्क की लंबाई थोड़ी दी रहती है, हमें अक्सर क्या दिया रहता है? आर्क का एंगल दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के डीएल के जगह ऐसा कुछ रखा, आर डी थीटा डाल दिया वहां पे, ताकि वो इक्वेशन एंगल लेंथ के बजाय, आर्क लेंथ के बजाय काय में बन जाए? एंगल में बन जाए। अच्छा ठीक है, अब ऐसा है कि मान के चलो अगर ये एलिमेंट यहां पर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बोले तो 0 हो जाएगा, और ये अगर आखिरी पोजीशन पे चले गया तो वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा ना। तो भाई मैं बोलूँगा मुझे यहाँ उसको 0 से थीटा तक इंटीग्रेट करना है। बात समझ रहे क्या बेटा? अगर एलिमेंट मैंने ये यहाँ पर चुन लिया, एकदम कॉर्नर में चुन लिया, तो ये एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर, इस एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर इस वाली साइड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। आप किसको चेंज करें? एंगल को। तो ये पोजीशन वेक्टर कितना बनाएगा? 0। और अगर मैं इस एंगल को पूरा ऐसा करते 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 यहाँ तक ले चले आऊँ एलिमेंट को, तो क्या आएगा आपका? वो एंगल कितना बन जाएगा? थीटा, ऑलमोस्ट थीटा। डी थीटा तो बहुत छोटा होता है ना, तो वो हो जाएगा डी थीटा, सॉरी थीटा। तो भैया हमारा लोअर लिमिट रहेगा 0, अपर लिमिट रहेगा आपका थीटा। अब इसे क्या करो फिर? इंटीग्रेट करो फिर। तो इंटीग्रेट करने पे ये फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर? देखो ये हो जाएगा देयरफॉर b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होता है, लिमिट्स आ जाएंगे 0 टू थीटा अपॉन आर, जिसको पूरा अच्छे से लिखने पे मैं ऐसा लिखूंगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर, है ना, इनटू थीटा, क्योंकि थीटा का को जब मैं अपर लिमिट डालूंगा तो वो थीटा माइनस 0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? सिर्फ थीटा। ये इस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को अलग ही लिखते हैं। उसके लिखने का कारण क्या है कि अगर यही इक्वेशन सीजीएस सिस्टम में लिखी जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और इकलौता कौन बचेगा? आई बाय आर इंटू थीटा, है ना। तो इसीलिए ये अलग हमेशा एक ट्रेंड है कि जब भी आप बायोट-सेवर्ट लॉ से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को उस पर मेंटेन रखते हैं और अलग साइड में लिख देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अब ये जो लूप है, ये आर्क है, इसने पूरा का पूरा एक सर्कुलर लूप बना लिया है। ध्यान दो बेटा, बाद में लिखते बैठना, मैं टाइम दूंगा। आर्क को मैंने क्या किया, पूरा का पूरा, मतलब छोटा सा आर्क मत इमेजिन करो, इमेजिन करो कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप है जो करंट आई कैरी कर रहा है, जो करंट आई कैरी कर रहा है, जिसका रेडियस कितना बेटा? कैपिटल आर है। इसके सेंटर में आप पता लगाओ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या होगी। तो आप बोलेंगे वो बहुत इजी है। बोले वो कैसा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। अब थीटा की वैल्यू, पूरे सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई, 360 डिग्री 2 पाई। अब ये कैंसलेशन हो जाएगा फिर यहाँ पर, है ना, पाई और पाएगा और कैंसलेशन होगा, और फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। आया समझ में? याद रखना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर है ना, और इसके लिए क्या है? जस्ट ट्वाइस आर, है ना। इसी इक्वेशन की मदद से मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकालता हूं। जैसे बी का डायमेंशन आपको पिछली इसमें निकाले, स्टार्टिंग में निकाले थे अपन ने मैग्नेटिक फील्ड QVB से, F इज इक्वल्स टू QVB। देखो इधर, F इज इक्वल्स टू QVB, है ना, या फिर F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो F इज इक्वल्स टू QVB से हम लोग ने B का F अपॉन QV करके हमने इसका डायमेंशन निकाला था। क्या डायमेंशन आया था? M1 L0 T-2 A-1। अब अगर मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में B का डायमेंशन दा दूं, R क्या है? डिस्टेंस। I क्या है? करंट, है ना, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसका डायमेंशन मैं जानता हूं, तो मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकता हूं। ये सबसे इजी फॉर्मूला है उसका डायमेंशन निकालने का। हालांकि B तो बहुत जगह आएगा, सॉरी म्यू नॉट तो बहुत जगह आएगा, म्यू नॉट और भी कई सारी जगह पे आने वाला है, मगर मुझे पर्सनली ये सबसे ईजीएस्ट वो लगता है कि अगर B मुझे मालूम है, B याद है, या B मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फॉर्मूले से,
तो इजीली मैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको सबसे लास्ट में अपन डायमेंशन निकालेंगे, पहले अभी अपन इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। ये समझ में आया आपको, है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि ये जो सर्कुलर लूप है, इमेजिन कर लो कि ये सर्कुलर लूप ने एंगल 60 डिग्री बनाया। एंगल कितना बनाया? 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या आएगा फिर? B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर, पाई बाय 3 डाल देना, पाई बाय 3, पाई पाई कैंसिल हुआ, म्यू नॉट I अपॉन 12R। रिमेंबर वन थिंग, थीटा हमेशा 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 थीटा यहां पर हमेशा रेडियंस में ही होगा, कभी भी थीटा को आप डिग्रीज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई बात समझ में आपको? तो दिस इज इट, ये है सर्कुलर आर्क के वजह से। चलिए इतना नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स में पढ़ते हैं। चुप बैठो तुम, जब तक सर नहीं आएंगे जब तक मैं लेते रहूंगा। तो चलिए अब आगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इट इज ऑफ स्टेट बोर्ड, बट इससे रिलेटेड आते रहते हैं काफी क्वेश्चंस। A wire has two straight sections. अमर चल, कल से तू इधर बैठना सामने का। And one arc as shown in figure. And one arc as shown in figure. इस तरह का है, करंट I कैरी कर रहा है, ओके, पॉइंट O करके दिया है, रेडियस वेक्टर वेक्टर R। अब ऐसा है, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced at the center O of the semicircle by the 3 sections in total. By the 3 sections in total. इस वायर के 3 सेक्शंस है। ये फर्स्ट सेक्शन है आपका, ये सेकंड सेक्शन है, और ये आपका थर्ड सेक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? इस पूरे वायर के 3 सेक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको तीनों सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ताकत क्या है वो पता लगाना है इस पॉइंट O पे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट O फर्स्ट और थर्ड सेक्शन के वायर के एक्सिस पे आ रहा है। आज ही की बात है, थोड़ी देर पहले की ही बात है, नोट करके लिखाया था मैंने। उसके सबसे आखिरी वाला पॉइंट क्या था, जरा देखो तो, है ना? ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? 0 होती है। तो जब मैं यहां लिखूंगा कि भैया आपका बी नेट जो रहेगा, इट विल बी B1 प्लस B2 प्लस B3, है ना? मगर यहां तो B1 और B3 दोनों के वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द B2? B2 एक सर्कुलर आर्क है।
सर्कुलर आर्क के वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, तो वो हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू जस्ट पाई, पाई पाई हो जाएगा कैंसल, और क्या बचेगा म्यू नॉट अपाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर ओनली। देखो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल्स टू आपका म्यू नॉट आई अपॉन जस्ट 4 आर। दिस विल बी योर आंसर। हाँ, मगर इसने साथ में डायरेक्शन भी पूछा है, तो आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है सर्कुलरली इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड इनवर्ड्स, है ना। तो वेक्टर बी इज नॉर्मली इनवर्ड्स। वेक्टर बी जो है नॉर्मली कहाँ है, इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, सर्कुलर लूप। Next, a conducting wire carrying current I is as shown in figure. A conducting wire carrying current I is as shown in figure. एक कंडक्टिंग वायर है जो करंट I कैरी कर रहा है, और उसका जो, हाँ हो गया मेरा, बस सर के आने का इंतज़ार कर रहा था अभी। इस तरह से दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको R1 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस आपको R2 दिया हुआ है। ये एंगल जो सर्कुलर आर्क ने बनाया है वो 60 डिग्री है। तो इसने पूछा है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या आएगा, जैसा कि इसने इज एज शोन इन फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड एट O is first option म्यू नॉट I अपॉन 12 1 upon R1 minus 1 upon R2, second option म्यू नॉट I upon 12 1 upon R1 plus 1 upon R2, तीसरा ऑप्शन म्यू नॉट I upon 12 not 12 6 1 upon R1 minus 1 upon R2, और चौथा ऑप्शन म्यू नॉट I upon 6 1 upon R1 plus 1 upon R2। ओके, तो इस तरह से ये हमको दिया गया। कौन सा हो सकता है ये देखिए। देखो सबसे पहले वायर के कितने सेक्शन हैं, 4 सेक्शन है ना। ये फर्स्ट सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन एंड फोर्थ सेक्शन। ये जो पॉइंट है आपका, जिसको पॉइंट O या P जो नाम देना है, सेकंड सेक्शन और थर्ड फोर्थ सेक्शन के वायर के देखो लेंथ में आ रहा है, लेंथ में आ रहा है, वो उसके एक्सिस पे आ रहा है, वो दिख रहा है लेंथ। तो सेकंड और फोर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि सेकंड एंड फोर्थ सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 0 रहेगी। हाँ, बट ये फर्स्ट सेक्शन और थर्ड सेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा। फर्स्ट सेक्शन का क्या रहेगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R1, है ना, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R1, इसका एंगल 60 डिग्री। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, पाई पाई हुआ कैंसल, तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I
अपॉन 12 टाइम्स ऑफ R1। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा ये जो तीसरा सेक्शन है उसका देखो तो मैं बोलूंगा देखो फिर भी वो भी एक सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क की वजह से यहां क्या आएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2। अगेन वो भी एंगल 60 डिग्री बना रहा है थीटा, तो पाई बाय 3 वो भी एंगल 60 डिग्री बना रहा है ना। तो समझ में आ रहा है कि भैया ये एक सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क वाला फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R मल्टीप्लाई बाय वो एंगल इन द पाई बाय रेडियंस के फॉर्म में, कटा कटा म्यू नॉट आई अपॉन 12 R2। ओके ठीक है, मालूम है, समझ में आ गया। अब आगे क्या, अब गौर से देखो बेटा, इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा, क्लॉकवाइज। इसमें कैसा करंट फ्लो हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज। बाय राइट हैंड थंब रूल इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पैदा होगी वो अंदर की तरफ होगी, दिख रहा, देखो ये ऐसा जा रहा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि मेरे फिंगर्स को मैं ऐसा मोड़ूंगा ना, तो अंगूठा कहाँ रहा, बाहर। ये देखो ये अंदर ऐसा जा रहा ना करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही है अंदर की तरफ। तो मैं बोलूंगा देखो इसके वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ये एलिमेंट नज़दीक है उससे, करंट सेम कैरी कर रहा है और एलिमेंट नज़दीक है, तो जाहिर बात है इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो बी नेट इज इक्वल्स टू B1 माइनस B3, और अब मैं B1 माइनस B3 करूँगा तो उसका आंसर रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 12, ये कॉमन आएगा दोनों में से, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यानी कि कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे कुछ और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देना मुझे, मगर मैं कल पहले एक थ्योरी ले लूँगा सर्कुलर लूप की, आखिरी जो पार्ट है उसकी थ्योरी ले लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का इसके एग्जाम्पल्स एक साथ कलेक्टिवली लूँगा मैं। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ एग्जाम्पल डिस्कस करने के लिए अपने को एक दिन लग जाए इसके अंदर। नेट मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इनवर्ट्स रहेगी, ये भी पूछता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी, इनवर्ट्स रहेगी।